हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के बारे में। तो देखिएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली देखेंगे कि यूपी बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जैव प्रक्रम के दूसरे भाग श्वसन के बारे में। ठीक है ना। देखिए, पहला भाग हमने पढ़ लिया था जो जैव प्रक्रम का था, पोषण वाली वीडियो यहीं पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम मेनली बात करेंगे जैव प्रक्रम के दूसरे भाग श्वसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन को स्पष्ट कीजिए। तो हमारी हेडिंग ऐसे लग जाएगी कि वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में 38 एटीपी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना। इसे पॉइंट्स क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे और एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो लिखी गई इसको भी याद कर लेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा होता है अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, जिसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है ना। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से, पूरा नहीं होगा। इस क्रिया में प्रायः एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया में 2 एटीपी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणुओं तथा मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है ना। देखिए, जो आगे हम लोग पढ़ के आए, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुछ नहीं भाई साहब, बस हमें 2 कॉलम बनाकर वही सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। देखिए, पहला कॉलम में हम लिखेंगे वायवीय या ऑक्सी श्वसन और दूसरे में अवायवीय या अनाक्सी श्वसन। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और इसका हो जाएगा, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है। और इसमें हो जाएगा, इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है। और इसका हो जाएगा, इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस क्रिया में प्राय एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और उसमें सेम पॉइंट ऐसे ही लिख देंगे, इस क्रिया में 2 एटीपी यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है। और इसमें लिख देंगे, यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणु तथा मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? ये क्वेश्चन भी देखिएगा, अभी तक पूछा गया नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी सतह में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से यह बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं आदि अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। ठीक है, देखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो हमारे हेडिंग हो जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखा गया कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात उत्पन्न ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। कोशिका में जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एटीपी टूटकर एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, जो विभिन्न कार्यों में उपयोग कर ली जाती है। एटीपी का निर्माण, अब हम देख लेते हैं एटीपी का निर्माण कैसे होता है। इस प्रक्रिया में एडीपी के अणुओं में ऊर्जा की विशिष्ट उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में अनुबंधित करके एटीपी प्राप्त किया जाता है। एटीपी के अणुओं में 3 फास्फेट मूलक उपस्थित होते हैं। एक फास्फेट मूलक के निकलने पर
एडीपी का निर्माण होता है। एडीपी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते रहते हैं तथा फास्फेट मूलक से क्रिया करके एटीपी में बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्या होता है, आपका एटीपी का निर्माण होता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। अब हम देख लेते हैं एटीपी के उपयोग। जंतुओं में एटीपी से एडीपी बनते समय औसतन 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 से 12 किलो कैलोरी होती है। इस ऊर्जा का उपयोग संश्लेषण, परिवहन, श्रावण, गति तथा कोशिका निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इस रेखा चित्र के माध्यम से आप आसानी समझ सकते हैं कि एटीपी कैसे बनती है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा हीमोग्लोबिन। देख लेते हैं भाई साहब, यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी कशेरुकीय प्राणियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। केंचुए तथा अकशेरुकीय प्राणियों में यह रुधिर प्लाज्म में घुला रहता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन की भूमिका। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको भी पॉइंट वाइज आप लोग को याद करिएगा। श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन और श्वासोच्छ्वास मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है यह एक रासायनिक क्रिया है। आपकी जो ये क्या है, रासायनिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। हमारा दूसरा पॉइंट है यह क्रिया कोशिकाओं में होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, सॉरी। और यह कहां पर होगी, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और तीसरा अंतर हो गया यह क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, या इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और चौथा पॉइंट हो गया यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है, यह क्रिया केवल श्वसनांगों में होती है। पांचवा अंतर हो गया एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके श्वास के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और छठा अंतर हो गया इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस क्रिया में शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रकार से तथा किस अंग में होता है। देखिए मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। कुपिका कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश में विसरित हो जाती है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी कि श्वसन वर्णक के साथ लगातार क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाता है, जिसका संपूर्ण शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। तो अब हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के दौरान लगभग 5 से 10% कार्बोनिक अम्ल के रूप में, 80 से 85 सोडियम व पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 10% कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। सामान्य विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो, ठीक है ना।